श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरण समस्या निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि समस्या का फॉर्मुलेशन यानी समस्या का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो आगे देखते हैं फिर हम समस्या निरूपण का परिचय। समस्या निरूपण का परिचय से मतलब यहाँ यह है कि समस्या निरूपण क्या है, यानी समस्या का चयन किस प्रकार से किया जाता है। अनुसंधानकर्ता एक ऐसी समस्या का चयन करता है जिसमें उसकी रुचि हो। कहने का मतलब यह है कि अनुसंधानकर्ता उसी समस्या का चयन करता है जिसमें उसकी रुचि हो, और जिसमें उसकी रुचि नहीं है वह उसका चयन नहीं करता है। अगर वह किसी ऐसे विषय का दबाव में आकर चयन कर ले जिसमें उसकी रुचि नहीं हो, तो हमें जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सही नहीं हो सकते, क्योंकि उसने मन मार करके उसको तथ्यों का संकलन करके किया है। समाज को बेहतर करने के लिए अनुसंधान बहुत आवश्यक है। समस्या के अर्थ को सरलता से समझना। यहाँ सरलता से समझने का मतलब यह है हमें ऐसी समस्या का निर्माण करना होता है, ऐसी समस्या की उत्पत्ति करनी होती है, यानी ऐसी समस्या का चयन करना होता है जिसको सरलता से समझा जा सके। और समस्याओं का निर्माण ऐसियों का जरूरी है जो अनुसंधान के योग्य हों। ऐसी समस्याओं का हम चयन नहीं कर सकते जिनका अनुसंधान नहीं किया जा सके। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति ऐसी समस्या के चयन पर विचार करता है जिसमें उसकी रुचि हो, जो समस्याग्रस्त प्रतीत होती हो। जैसे मध्यम एवं निम्न वर्ग किस प्रकार कुलीन वर्ग के साथ सत्ता में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अनुसंधान के घटक। अनुसंधान के कौन कौन से घटक हैं। अनुसंधान के मुख्यतः 4 घटक हैं जिनको ध्यान में रख करके ही समस्या का निरूपण किया जाता है। नंबर 1 अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान करता है। नंबर 2 अनुसंधान प्रायोजक, जो अनुसंधान के लिए धन देता है। नंबर 3 अनुसंधान सहभागी, जो अनुसंधान के उत्तर देता है। यहाँ सहभागी का मतलब हम उत्तरदाता से ले सकते हैं। और अनुसंधान उपभोक्ता, या जिनके लिए कोई अनुसंधान किया जाता है। तो अनुसंधानकर्ता की जो रुचि है वह ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की कमी में पूर्ति, किसी अवलोकित घटना में शैक्षणिक उत्सुकता, प्राकल्पना का परीक्षण, सिद्धांतों का निरूपण आदि में हो सकता है। और अनुसंधान प्रायोजक जो है उसकी जो रुचि होती है वो होती है नीति निर्माण में, कार्यक्रमों के मूल्यांकन में, शैक्षणिक रुचि को प्रोत्साहन देने में, नवीन विचारों को अपनी संस्था के विकास के लिए प्रयोग करने में हो सकती है। अनुसंधान जो सहभागी होता है उसकी रुचि अपनी समस्याओं को समाधान ढूंढने की सीमा तक अनुसंधानकर्ता के साथ सहयोग करने की होती है। अनुसंधान उपभोक्ता की रुचि किसी समस्या के समाधान या विषय की अंतर्गत भविष्य की योजनाएं बनाने में हो सकती है। कहने का मतलब यह है अनुसंधान के जो चारों घटक हैं इन सभी की अनुसंधान के अंतर्गत एक अलग अलग प्रकार की रुचि होती है। अनुसंधानकर्ता की रुचि होती है ज्ञान में वृद्धि के लिए, प्रायोजक की रुचि होती है कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए, सहभागियों की रुचि होती है उनकी सीमा अनुसंधानकर्ता की सहायता करना, और उपभोक्ता की रुचि होती है भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए। इसके बाद हम आते हैं समस्या का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण कारक, यानी कि समस्या का चयन जब हम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है समस्या 2 या अधिक चरों के बीच संबंधों के मूल्यांकन पर केंद्रित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही चर हो। अगर 2 चर होंगे तभी हमें उनमें संबंधों का पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि समस्या के अंतर्गत हमें 2 चरों से संबंधित या उनके संबंधों को जानने के लिए ही ऐसी समस्या का निर्माण होना चाहिए।
नंबर 2, स्पष्ट हो, अनेकार्थी ना हो। समस्या स्पष्ट हो, अनेकार्थी ना हो। ऐसा ना हो कि समस्या के अनेक अर्थ निकल रहे हों, केवल एक ही अर्थ निकले, ऐसी समस्या का चयन हमें करना चाहिए। समस्या से संबंधित आधार सामग्री संग्रह करना संभव हो। समस्या से संबंधित आधार सामग्री यानी तथ्यों का जो संकलन है उस वो एकत्रित करना संभव हो, ऐसी ही समस्या का अध्ययन करना चाहिए। किसी ऐसी समस्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए जो जिनके तथ्यों का एकत्रण हम ना कर सकें। समस्या को अनेक अनुसंधान प्रश्नों में बदला जा सके। ऐसा ना हो कि समस्या को केवल एक ही अनुसंधान प्रश्न बनाया जा सके, क्रॉस क्वेश्चन भी उत्तरदाताओं से किए जा सकें, ऐसी समस्या का निर्माण हमें करना चाहिए। नैतिक या नीति शास्त्र संबंधी स्थिति को नहीं दर्शाती हो, जैसे प्रतियोगी एजेंसी के कर्मचारियों की हड़ताल के लिए उकसाना, यानी समस्या कोई इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए या ऐसा विषय का चयन हमें नहीं करना चाहिए जो नैतिक रूप से सही ना हो। इसके बाद में हम आते हैं समाज विज्ञानों में अनुसंधान की समस्या के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि समाज विज्ञानों में अनुसंधान की जो समस्या है जब उसका हम चयन करते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सेलेंगटन ने 5 कारक बताए। नंबर 1, विषय क्षेत्र की स्थिति। नंबर 2, बढ़ती हुई सामाजिक समस्याएं। नंबर 3, अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य। नंबर 4, सामाजिक अधिमूल्य। और नंबर 5, व्यवहारिक उपयोगिता। विषय क्षेत्र की स्थिति। विषय क्षेत्र की स्थिति के अंतर्गत समस्या के चयन के लिए हम उस विषय क्षेत्र में हो रहे निरंतर अनुसंधानों के आधार पर ही विषय को चुनते हैं। उदाहरण के लिए अपराध शास्त्री जिन प्रसंगों में अधिक रुचि लेते हैं वे हैं अपराध के स्वरूप, जैसे स्त्रियों के प्रति अपराध, अपराधियों के प्रकार, जैसे अपराधी, स्त्री अपराधी, युवा अपराधी, अपराध के कारण, जैसे दहेज के कारण मृत्यु, यानी दहेज के कारण मृत्यु, जानलेवा हमले, भ्रष्टाचार आदि। समाजशास्त्री बदलते सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक समस्याएं जैसे विषयों का चयन करते हैं। बढ़ती हुई सामाजिक समस्याएं। अनुसंधानकर्ता समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं से के बढ़ते हुए रूप को ध्यान में रखकर समस्या का चयन करते हैं। समाज और विभिन्न समुदायों की मूल समस्याएं ही समाजशास्त्रियों के अध्ययन का केंद्र बिंदु वर्तमान में रही हैं। यह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? सामाजिक समस्या से संबंधित क्षेत्र अनुसंधान के विषयों का मुख्य स्रोत रहा है। हाल ही के वर्षों में, मतलब वर्तमान में, समाजशास्त्रियों के ध्यान को आकर्षित करने वाली जो प्रमुख समस्याएं वो ये हैं, यानी कि इन समस्याओं से संबंधित या इन समस्याओं का चयन अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए करता है, जैसे असमानता, आधुनिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव, नशीली दवाओं का प्रयोग, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, सामाजिक आंदोलन, आव्रजन, गंदी बस्तियों में आवास, ग्रामीण विकास आदि। इसके बाद आता है अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य। अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत मूल्यों को ध्यान में रखकर भी समस्या का चयन करता है। वह इसके अंतर्गत उसके आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं उनका अध्ययन करके या उनको देख करके भी उनका अध्ययन करने के लिए समस्या का चयन कर लेता है। इसके बाद आता है सामाजिक अधिमूल्य। कभी कभी किसी विषय में रुचि विकसित हो जाती है क्योंकि प्रायोजक एजेंसियों द्वारा धन उपलब्ध करा दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत सामाजिक अधिमूल्य को ध्यान में रख करके विषय का चयन या समस्या का चयन किया जाता है। अगला आता है व्यवहारिक उपयोगिता। अनुसंधान प्रारंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण विचार अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होने वाला धन और सुविधाएं हैं। मतलब सामाजिक समस्या का चयन करते समय या समस्या का चयन करते समय अनुसंधानकर्ता व्यवहारिकता का भी ध्यान रखता है कि वह व्यवहार में किस प्रकार से प्रयोग की जाती है या कहाँ तक समस्या का चयन व्यवहारिक है। इसके बाद आता है समस्या के चयन के आधार।
यानी समस्या के चयन के कौन कौन से आधार हैं जिनका चयन, समस्या का चयन करने के लिए हम किन किन आधारों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आता है समस्या का अनुसंधान योग्य होना। समस्या इस प्रकार की चुनी जाती है जो अनुसंधान के योग्य हो। इसके बाद आता है समस्या का शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यवहारिक महत्व का होना। यानी समस्या ऐसी होनी चाहिए जो शैक्षिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और या व्यावहारिक दृष्टि से या व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। कोई ऐसी समस्या का हमें चयन नहीं करना चाहिए जो अशैक्षणिक हो या जिसका कोई व्यवहारिक रूप से कोई महत्व न हो। आगे आता है उत्तरदाताओं से आंकड़े का संग्रह, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होना, संभव होना। यानी हमें ऐसी समस्या का चयन करना है जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत हम उत्तरदाताओं से आंकड़े एकत्रित कर सकें। और आंकड़े भी कैसे? विश्वसनीय आंकड़े। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है, ऐसे आंकड़े हमें एकत्रित नहीं करने हैं। या समस्याओं का चयन करते समय हमें उत्तरदाताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। समय और धन की दृष्टि से व्यवहारिक होना। समस्या का चयन करते समय ऐसी समस्या का चयन करना चाहिए हमें जो समय और धन की दृष्टि से उपयोगी हो। ऐसा ना हो कोई ऐसी समस्या का चयन कर लिया जिसमें धन का अपव्यय अधिक होता हो या धन हमें अधिक खर्च करना पड़ता हो, फिर भी हमारे जो उद्देश्य हैं अनुसंधान के वो पूरे नहीं हो रहे हों, या हमें समय अधिक लगता हो। ऐसी समस्या का चयन भी हमें नहीं करना चाहिए। सिद्धांतों के विकसित करने के योग्य होना। यानी ऐसी समस्याओं का हमें चयन करना है जो सिद्धांतों को विकसित करने के योग्य हो। इसके बाद में आता है समस्या के चयन के स्रोत। यानी समस्या के चयन के कौन कौन से स्रोत हैं। अन्य लोगों द्वारा संचालित किए गए अनुसंधान। किसी भी समस्या का चयन करते समय हम यह देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई अध्ययन कर रखा है तो उसने किस पर अध्ययन कर रखा है, और यदि उससे कोई पक्ष छूटा हुआ है तो उसको हम समस्या के चयन के अंतर्गत ले लेते हैं। अगला आता है संस्कृति। अनुसंधानकर्ता अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर भी समस्या का चयन करता है। साहित्य की समीक्षा एवं पुस्तकों और लेखों से प्राप्त विचार। साहित्य की समीक्षा, अनुसंधानकर्ता साहित्य को देखता है और यह जानने का प्रयास करता है कि उस साहित्य के अंतर्गत यदि किसी समस्या का अध्ययन किया गया है तो वो कहाँ तक किया गया है और उसके किन पक्षों को छोड़ा गया है। यदि कोई पूर्व में अध्ययन किया गया है तो उसके अंतर्गत क्या वह वर्तमान में प्रासंगिक है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वह क्यों नहीं है। इस बात की समस्या को भी वह अपने अनुसंधान के लिए चयनित कर सकता है। अगला है अनुसंधानकर्ता का अनुभव। अनुसंधानकर्ता का अनुभव भी समस्या के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुभव के आधार पर भी समस्याओं का चयन कर सकता है। प्रचलित सिद्धांत, सरकारी संगठनों और एनजीओज की रिपोर्ट। सरकारी संगठनों और एनजीओज द्वारा दी गई रिपोर्टों के माध्यम से भी हम समस्या का चयन करते हैं। यानी कि सरकारी योजनाओं का लाभ कहाँ तक लोगों तक पहुँच रहा है और सरकार द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो अंतिम छोर तक जा रहा है या नहीं, इसको भी हम समस्या के रूप में चयनित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, निष्कर्ष के रूप में हम समस्या के चयन के अंतर्गत यह कह सकते हैं कि समस्या के चयन के लिए अनुसंधानकर्ता की रुचि, अनुभव, सरकारी रिपोर्टें, लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान और साहित्य की समीक्षा का होना जरूरी है, या इनका सहयोग लेकर अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का चयन कर सकता है। धन्यवाद।